तो पहले देखते हैं भारत में प्रेस का विकास। तो भारत का पहला समाचार पत्र जो था, ये पीसीएस का एक फेवरेट टॉपिक है, तो उसको आप याद रख लीजिए कि पहला समाचार पत्र जो था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था, और जिसका नाम था द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ठीक है। लेकिन था क्या कि इस समाचार पत्र में सरकार की आलोचना की जाती थी। तो 1872 में क्या हुआ था कि इसका जो मुद्रणालय था, यानी कि जो इसकी प्रिंटिंग थी, वो जब्त कर ली गई थी। ठीक है। अब देखते हैं कि प्रारंभिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की रही, कौन कौन से शुरुआती कानून लागू किए गए थे। तो पहला है समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799 में, यानी कि सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। ठीक है। इसमें क्या होता था कि आपके समाचार पत्र जो हैं वो एक सेंसर बोर्ड बन जाएगा, उसके थ्रू पारित होंगे। यानी कि आपको वो समाचार पत्र अपना पारित करने से पहले सरकार के पास उसकी एक कॉपी भेजनी पड़ेगी। सरकार उसको जांच लेगी कि हाँ ये ठीक है, इसमें सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं लिखी गई है, तो वो उसको पारित करा देंगे। लेकिन अगर सरकार को किसी आर्टिकल से दिक्कत होगी तो सरकार उस आर्टिकल को हटवा देगी। ठीक है। इस प्रकार का यह अधिनियम इसलिए लाया गया था क्योंकि अंग्रेजी सरकार को फ्रांसीसी आक्रमण का खतरा था। तो वेलीजली भाई साहब को लगा कि कहीं ऐसा ना हो प्रेस के माध्यम से फ्रांसीसी हावी हो जाएं और भारतीय अपनी प्रेस में, अपने पत्रों में उनका समर्थन करने लगे। तो उन्होंने इस घटना को पहले मतलब इस असंतोष को पहले ही जानते हुए क्या किया, हटाने की कोशिश की। खैर, अगला है अनुज्ञप्ति नियम 1823, यानी कि लाइसेंसिंग रेगुलेशन। मतलब अब क्या कर दिया, पहले क्या था कि लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होता था प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के लिए। अब इसको कंपलसरी कर दिया गया, और इसके बिना जो प्रेस थी उनको फिर दंड मतलब अपराध की श्रेणी में ला दिया कि ये एक अपराध है। ठीक है। इसी के चलते क्या हुआ कि जो राजा राम मोहन राय का जो पत्रिका थी मिरातुल अखबार, उसका प्रकाशन बंद करना पड़ा था क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं था। ठीक है। अगला है 1835 का प्रेस अधिनियम या मेटकॉफ अधिनियम भी इसको कहते हैं। ठीक है। मतलब था क्या कि ये जो मेटकॉफ साहब थे, इन्होंने क्या किया, जो 1823 के ये यानी कि जो लाइसेंसिंग जो रेगुलेशन था उसको इन्होंने रद्द कर दिया कि अब लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, तुम फिर से जैसे पहले चला रहे थे ऐसे ही चलाओ। इसलिए लोगों ने कहा कि मेटकॉफ जो है वो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता हैं। ठीक है। फिर से दोबारा से लाइसेंसिंग एक्ट आया 1857 में। हुआ क्या था, जब 1857 का विद्रोह हो गया था। ठीक है। तो अब इस विद्रोह ने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की। तो सरकार को लगा कि नहीं, हमें लाइसेंसिंग एक्ट की जरूरत है ताकि बिना लाइसेंस के कोई प्रेस पत्रिका मतलब ये प्रेस ना खुल पाए। ठीक है। और लोगों तक, क्योंकि ये अखबार होंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोग इसमें पढ़ेंगे और फिर वो सब सरकार के खिलाफ इकट्ठे होंगे। ठीक है। तो फिर से लाइसेंसिंग एक्ट 1857 लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है पंजीकरण अधिनियम, यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। अब इस अधिनियम ने क्या किया कि जो मेटकॉफ ने लागू किया था, इसने उसको परिवर्तित कर दिया। ठीक है। इसका भी उद्देश्य क्या था कि जो समाचार पत्र है उनको किसी प्रकार से नियमित किया जाए। ठीक। अगला है और बेहद जरूरी है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आपने इसका नाम बहुत सुना भी होगा। ठीक है। 1878 इसकी बात करते हैं। तो पहली तो ये याद रखना है कि लिटन साहब थे। ठीक है। मतलब इन लिटन साहब के, ये लिटन साहब इसको लाए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। देखिए हुआ क्या था कि इन्होंने, लिटन साहब ने दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ठीक है। 1877 में। और वहीं क्या हुआ था कि लाखों लोग जो थे वो अकाल में मर गए थे। ठीक है। तो लोगों ने क्या किया कि समाचार पत्रों में लिखना स्टार्ट किया कि एक तरफ तो लाखों लोग मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप लोग क्या कर रहे हो, भव्य दरबार का आयोजन कर रहे हो, ये गलत है, फलाना ढिमकाना। 100 तरीके की बातें सरकार के खिलाफ अखबारों में होने लगी। ठीक है। तो लिटन साहब को लगा कि ऐसा ना हो कि ये लोग विद्रोह करने सड़क पर उतर आए। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि ये अधिनियम ले आए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र हैं उस पर किसी प्रकार सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाए। यानी कि जो भी लेख लिखे जा रहे हैं सरकार के खिलाफ वो किसी तरीके से कंट्रोल में आ जाएं। ठीक है। और जो नहीं मानता है तो फिर उन समाचार पत्रों को हम क्या करेंगे, दंडित करेंगे, उनके प्रेस चलाने वाले को। ठीक है। ये इसकी खास बातें थी। अब इसीलिए इस अधिनियम को कहा गया इस अधिनियम को कहा गया कि ये मुंह बंद करने वाला अधिनियम है। ठीक है। और इस अधिनियम के तहत मिहिर, ये भारत मिहिर जो था, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश, इस प्रकार के जो अनेक समाचार पत्र थे जिसमें सरकार के खिलाफ लेख लिखे जाते थे, उन पे मुकदमे दर्ज किए गए। ठीक है। इस अधिनियम की कार्रवाई से बचने के लिए, क्योंकि ये मेनली क्या था, हिंदी भाषी समाचार पत्रों पे था, मतलब हिंदी भाषी और जो भारतीय देसी भाषाएं थी उनके खिलाफ ये अधिनियम काम कर रहा था।
तो अमृत बाजार जो थी, अमृत बाजार पत्रिका में क्या हुआ कि रातों रात अंग्रेजी में तब्दील हो गई, कि पूरी प्रेस उसमें हिंदी में काम करती थी, हिंदी में छपते थे, लेकिन रातों रात क्या हुआ कि उन्होंने अपनी भाषा बदली और अंग्रेजी में पेपर छापने लगे ताकि इस अधिनियम से बच जाए। ठीक है, अगला है समाचार पत्र अधिनियम 1908 का, द न्यूज़पेपर एक्ट 1908। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उग्रवादी राष्ट्रवादी जो गतिविधियां हैं उन पे अंकुश लगाना। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 का। इस एक्ट ने क्या किया कि लिटन के 1878 के जो अधिनियम था उसके सभी घिनौने प्रावधानों को पुनः जीवित कर दिया। यानी कि जो लिटन साहब की जितनी भी बातें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में थी वो फिर से 1910 में लागू कर दी गई। ठीक है, अब आपने कहा था कि आप शिक्षा पे बनाइए, शिक्षा के विकास पे एक बनाइए लेसन। तो पहली बात आप बस इतनी समझ लीजिए कि अंग्रेजों का कभी उद्देश्य तो भारतीयों को शिक्षित करना रहा नहीं होगा कि हम भारतीयों को शिक्षित करेंगे। वो क्या चाहते थे? अंग्रेज बस इतना चाहते थे कि हम क्या करें, उनको अंग्रेजी भाषा में शिक्षित करें, अपने यहाँ की ज्ञान तकनीक उनको दें, जिससे क्या हो कि वो देखने में तो एक भारतीय हो लेकिन पूरी तरीके से उसकी निष्ठा हमारे प्रति हो। ठीक है, यानी कि रंग रूप में एक भारतीय हो और कामकाज में भाषा में क्या हो, एक अंग्रेज हो, पक्का अंग्रेज समर्थक हो। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इसी संदर्भ में क्या आंग्ल प्राच्य विवाद भी हुआ था कि भाई अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए या हिंदी भाषा में, देसी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उसमें एक विवाद चला और अंत में क्या हुआ कि अंग्रेजी भाषा को उन्होंने श्रेष्ठ माना और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना तय किया गया। ठीक है, इसी संदर्भ में जो ये नए 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 आयोग बने थे, कमीशन बने थे, समिति बनी थी, ये आपके लिए जरूरी हैं। यहाँ से स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैंने केवल वो फैक्ट इकट्ठा किए हैं। तो उसमें देख लो कि 1854 का जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था, ठीक है, ये डलहौजी के काल में आया था। इसकी खास बात यह है कि इसने क्या हुआ, महिला शिक्षा पर बल देने की बात की थी। ठीक है, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके बारे में यही 3 बातें जरूरी हैं, ये आपको याद रख लेनी है। ठीक, दूसरा है रैले कमीशन, कर्जन के टाइम पे आया था 1902 में। इसने क्या किया था, इसने विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए सुझाव दिए थे। जो सिफारिश दी इस कमीशन ने, इसने कहा कि आप विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास करो। ठीक है, अगला था 1917 का सैडलर कमीशन। इसने क्या किया, इसने विश्वविद्यालय की जो समस्याएं थी उसका अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, और विश्वविद्यालय की जो समस्याएं थी उनके निदान की सिफारिश की। ठीक, अगला है रिपन के समय में आया हंटर कमीशन 1882। ये था प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आया था। ठीक है, हार्टोंग समिति 1929, ये प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए आई थी। ठीक है, तो आपके लिए जो इसमें याद करने वाली चीजें हैं वो ये हैं कि भारत के शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, या क्वेश्चन ऐसा आएगा रैले कमीशन किससे संबंधित था, विश्वविद्यालय समस्याओं से संबंधित, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए संबंधित, या प्राथमिक शिक्षा के विकास से संबंधित, या विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास से संबंधित। इस प्रकार का क्वेश्चन यहां से पीसीएस पूछ सकता है। ठीक है, अगला वर्धा योजना 1937 से 38। अब ये बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि इससे बापू जुड़े हुए थे। ठीक, तो जाकिर हुसैन समिति की अनुशंसा पर यह आई थी, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रभावित किससे थी, तो ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थी यह योजना। ठीक है, इसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। ठीक है, जो अभी हमारे यहाँ 6 से 14 की स्टार्ट होती है, 0 से 6 स्टार्ट होती है, तो आपको वो ऑप्शन में ऐसे ही बना देगा कि वर्धा योजना में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। आपको लगेगा हाँ ठीक है, लेकिन 7 से 14 ध्यान रखना। अगला है सार्जेंट योजना 1944 की। इसमें क्या किया गया, इसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। ठीक है, और इस योजना में क्या हुआ कि उच्च विद्यालयों को 2 अलग अलग विषयों से संबंधित होने की बात कही गई कि भाई 2 तरीके के विषय होने चाहिए उच्च विद्यालयों में। पहला, एक तो होना चाहिए विद्या विषयक, ठीक है, और दूसरा होना चाहिए व्यवसायिक विषयों से संबंधित। यानी कि एक में तो आप मान लीजिए कि एकेडमिक ज्ञान होगा और एक में क्या प्रैक्टिकली चीजें। ठीक है, जैसा ये प्रैक्टिकली जो है जापान में चलती है शिक्षा, कि एक में तो आप क्या करिए उनको विद्या से संबंधित, मतलब जितनी भी आपके एकेडमिक है थियोरटिकल चीजें हैं वो, और दूसरा जो विषय था वो था कि जिससे करने के बाद मतलब जिससे रोजगार मिल जाए, तुरंत नौकरी मिल जाए। ठीक है, व्यवसाय से संबंधित विषय हो दूसरा। ठीक, ये थी सार्जेंट योजना। अब आपने कहा था कि आप सिविल पुलिस सेवा इनके बारे में बताइए, इनके ऊपर वीडियो बनाइए, तो चलिए देख लेते हैं।
तो ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, फिर सिविल सेवा, पुलिस सेवा, सैन्य व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था, ये सब आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब बंगाल पर नियंत्रण हो गया इनका अंग्रेजों का, तो अन्य भारतीय क्षेत्रों में भी ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ। ठीक है, अतः पर्याप्त नियंत्रण औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए एक सुदृढ़ प्रशासन की जरूरत थी। देखिए, आप जितना बड़ा आपका साम्राज्य होता जाएगा उतने में क्या होगा, आपको जरूरत पड़ती जाएगी ज्यादा पुलिस की। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा आपका साम्राज्य होगा तो आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उसको मतलब उसमें अनुशासन रखने के लिए। ठीक है, दूसरी बात कि अब इतना बड़ा भारत है और आपका साम्राज्य पूरे भारत में फैलता जा रहा है, तो आपको राजस्व भी इकट्ठा करना पड़ेगा, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी समस्या आएगी। तो लोग प्यार से तो देंगे नहीं, क्योंकि आप तो बाहरी हैं, आपसे लोगों को लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है। तो हुआ क्या कि भारत पे नियंत्रण के लिए उन्होंने क्या किया, जन समर्थन का सहारा नहीं लिया, उन्होंने इसी क्रम में क्या हुआ, शक्ति का सहारा लिया कि हम पुलिस बनाते हैं, सिविल सेवा स्टार्ट करते हैं, सैन्य व्यवस्था लाते हैं। ठीक है, इसी संदर्भ में इन सब चीज़ों का विकास हुआ। पढ़ते हैं, सिविल सेवा का विकास पढ़ते हैं। तो वारन हेस्टिंग ने जब द्वैध शासन समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित किया, तो कंपनी के अधिकारी जो थे वो व्यापारी के रूप में भी कार्य कर रहे थे, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं कई बार। यानी कि कंपनी में क्या कर रहे थे, उसके कर्मचारी निजी लाभ कर रहे थे, निजी लाभ के चलते अपना पर्सनल व्यापार करने लगे थे। ठीक है, आप ऐसे मानिए कि कोई एक लड़का मेडिकल स्टोर में नौकरी करता है किसी के यहाँ, लेकिन वो क्या करता है, शाम को एक दो पत्ते दवाई गोली के उठा लाता है, उनको बाहर बेच देता है। ठीक है, तो वो निजी लाभ के लिए क्या कर रहा है, वहां से उठा के लाता है, बेच देता है। तो वही कंपनी के कर्मचारी भी कर रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था कि कंपनी के प्रशासन में अनुशासनहीनता फैलती जा रही थी। तो कॉर्नवालिस साहब ने शासन को चलाने के लिए एक पूर्णकालिक प्रशासनिक वर्ग, यानी कि जिसका नाम दिया सिविल सेवा, इसका सृजन किया। ठीक है, और कंपनी के जो कर्मचारी अपना निजी व्यापार कर रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और कॉर्नवालिस को एक चीज महसूस हुई कि यदि हम सैलरी अच्छी नहीं देंगे तो कर्मचारी हमारे करप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कॉर्नवालिस ने क्या किया, जो सिविल सेवक भर्ती किए उनको सैलरी बहुत अच्छी दी, ताकि वो क्या करें, ताकि वो करप्ट ना हो। ठीक है, आप ये देखिए कि उस समय जो जिला कलेक्टर बनता था उसका 1500 रुपये मासिक वेतन निश्चित किया गया था। ठीक है, और बदले में वो जितना राजस्व वसूल करके देगा अपने जिले से 1% उसका कमीशन भी देते थे। तो ऐसे में लोगों के बेईमान होने की संभावना कम हो जाती है जब उनको अपनी जरूरत के हिसाब से पूरे पैसे मिलने लगते हैं। ठीक है, और कॉर्नवालिस तो था ही कि वो कहता था कि प्रत्येक भारतीय चोर है, भ्रष्ट है। ठीक है, अब सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की बात आई, तो उसके लिए वेलेजरी ने 1800 में क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, आगे चलकर लंदन में प्रशिक्षण के लिए हैलीबरी कॉलेज की स्थापना की गई, जहां से वो लोग प्रशिक्षित होते थे और फिर यहाँ आते थे, जैसे आप लोग लबासना में जाते हैं। ठीक है, 1833 के अधिनियम की धारा थी 87, उसके अनुसार क्या किया गया कि पहली बार सेवाओं के लिए योग्यता को आधार माना गया। और 1853, ये तारीख बड़ी जरूरी है, इसको इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना, इसको रट लेना। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा करने की बात की गई। ठीक है, जो आप देते हैं, जैसे अभी हाल ही में एक दो दिन पहले आपका शायद यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है। ठीक है, खैर, डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ, 1855 में सबसे पहले सिविल सेवा के लिए परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित हुई। ठीक है, और सिविल सेवा में चयनित होने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, इनका बैच था 1863 से 69 तक। और दूसरे जो थे वो 1869 में रमेश चंद्र दत्त, ये हुए थे, आरसी दत्त। ठीक है, लॉर्ड लिटन के काल में भारतीय को सिविल सेवा से बाहर रखने के लिए कि भाई भारतीय बाहर रहें, यूरोपीय ज़्यादा हैं, तो उम्र सीमा को घटा दिया गया और 19 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, जब हमने 1919 का अधिनियम पढ़ा था तो इसकी बात की थी कि एक लोक सेवा आयोग गठित करने की बात की गई। ठीक है, और 1922 में जिसके तहत क्या हुआ, भारत और लंदन दोनों जगह में क्या हुआ, परीक्षाएं आयोजित की गई। ठीक है, अब इसके सकारात्मक पहलू क्या थे सिविल सेवा के, तो पहली बात तो ये कि भाई भारतीयों की अब भागीदारी रहेगी नीति निर्माण में। ठीक है, दूसरी बात ये हुई इससे क्या हुआ कि वे गुण भारतीयों में आ गए जिससे ब्रिटिश औपनिवेशिक हित जो थे वो पूरे हो रहे थे। यानी कि भारतीय जो सिविल सेवक थे वो उन चीज़ों को सीखने लगे थे और धीरे धीरे करके वो कालांतर में सीख गए थे, जिनके कारण वो भारत में रहते हुए
औपनिवेशिक हितों को पूरा करने में अपना सहयोग दे रहे थे। यानी कि सीधी भाषा में कहूं तो वो ब्रिटिशर्स की चाल समझने लगे थे। सबसे बड़ी बात ये हुई। ठीक है, इसी संदर्भ में कहा गया कि सिविल सेवा क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती ढांचा है। ठीक है, और यही सिविल सेवा अपने परिवर्तित स्वरूप के साथ लोक सेवा के रूप में एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यावहारिक रूप में लागू कर रही है। ये बातें निकल के सामने आई। ठीक, तो ये सकारात्मक पहलू था कि भारतीय समझने लगे थे उनकी चाल क्या थी। दूसरे जो नकारात्मक पहलू थे वो क्या थे कि इसने क्या किया, भारतीयों का दमन किया। भाई अब क्या होगा, जब राजस्व वसूली के लिए कोई भारतीय ही आएगा तो भारतीय उससे घृणा भी नहीं कर सकेंगे, और दूसरा वो अपने लोगों का दमन करेगा क्योंकि उसको अंग्रेजों को ले जाके पैसे देने हैं। और दूसरी बात, जितना ज़्यादा वो पैसे ले जाके देगा उसका 1% उसको ज़्यादा, मतलब 1% मिलेगा तो उसका ज़्यादा मुनाफा भी होगा। ठीक है, तो यानी कि जो मानवीय संवेदना थी वो उन भारतीयों में से समाप्त होती गई जो अंग्रेजों के पास में सिविल सेवक बन के गए थे। ठीक है, अब बात आती है पुलिस सेवा की। तो कॉर्नवालिस ने भारतीय पुलिस सेवा का भी जनक है, ये इसको भारतीय पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है, उसका भी जनक जन्म मतलब इसने किया। ठीक है, इसने क्या किया, पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कर दी एक जिले में, और उसके पास कई पुलिस चौकियां बांट दी गई, और जहां दरोगा की नियुक्ति की जाती थी, जो आप आज भी दरोगा देखते हैं थाने में जो दरोगा होता है वो। ठीक है, मतलब अब पुलिस चौकी की क्या जरूरत पड़ी, तो पुलिस चौकी की जरूरत ये पड़ी जब एक जिला कलेक्टर कहीं पे राजस्व वसूली के लिए जाएगा तो लोग प्यार से तो देंगे नहीं। ठीक है, और जो ब्रिटिश कानून है उनको भी फॉलो नहीं करेंगे वो लोग प्यार से, तो उसके लिए ज़्यादा पुलिस की आवश्यकता पड़ी। तो उसने क्या किया, हर जिले में कई कई चौकियां बना दी गई, पुलिस चौकी, जिसमें पुलिस क्या करेगी, यदि कोई कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको डंडा मारेंगे, और यदि कोई विद्रोह करने जाता है या धरना देने बैठता है, हड़ताल पे जाता है, तो वो लोग उसको भी डंडा मारेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन के काल में 1902 में फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हो गया। ठीक है, और कर्जन के काल में पहली बार क्या हुआ था, एक गुप्तचर व्यवस्था का भी निर्माण हुआ था, जिसके माध्यम से ये लोग ये पता लगाते थे कि कहाँ पे लोगों में जो है आक्रोश बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सैनिक व्यवस्था। तो भारत में ब्रिटिश सेना का जनक किसको कहा जाता है, मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस साहब को कहा जाता है। क्यों, इन्होंने क्या किया, 1748 में मद्रास में एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी का निर्माण किया था। ठीक है, अब इनके उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य तो इनके सबके वही हैं कि जो भारतीय शक्तियां हैं, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जीतना। ठीक है, दूसरी बात कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंतरिक विद्रोह जो हो रहे हैं उन विद्रोहों को शांत करना और ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करना। ठीक है, और तीसरी बात कि जो ब्रिटिश के वैश्विक साम्राज्य की सुरक्षा करना। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी विशेषताएं थी कि सेना में क्या था, नस्लवादी भेदभाव जो था वो कायम था, यानी कि जो भारतीय लोग होते थे उनको ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। ठीक है, और भारतीय ज़्यादा होते थे सेना में और यूरोपीय कम होते थे। भारतीयों का वेतन कम होता था, यूरोपियों का वेतन ज़्यादा होता था। भारतीयों को दोयम दर्जे का खाना मिलता था, यूरोपियों को उच्च दर्जे का खाना मिलता था। ठीक है, और यही जो अनुपात था, जब इन्होंने देखा कि 1857 के विद्रोह में भारतीय सेना जो थी, जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों को मार भगाया, तो इनको लगा नहीं, ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इनका अनुपात कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ था कि बॉम्बे और मद्रास में 5-2 का अनुपात रखा गया था, और बंगाल में जो सबसे बड़ा गढ़ था इनका शुरू में, वहां पे 2-1 का अनुपात रख दिया, यानी कि 2 भारतीय 1 यूरोपीय सैनिक। ठीक है, आगे अब सेना को विभाजित कर दिया गया। मतलब जब आप देखेंगे, देखो इन्होंने रेजिमेंट बना दी थी अलग अलग, कि भाई एक सिख रेजिमेंट होगी, एक गोरखा रेजिमेंट होगी, तो सिख रेजिमेंट में सारे सिख भर्ती कर दिए, गोरखा में सारे गोरखा भर्ती कर दिए। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया कि भारतीय सैनिक जो थे उनको विभाजित करने का प्रयास किया, क्षेत्र के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर। ठीक है, अब यदि इनके मूल्यांकन की बात करें तो अंग्रेजों ने एक ऐसी सेना तैयार की जिसमें बहुसंख्यक भारतीय थे, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर भी अंग्रेज लंबे समय तक भारत पर शासन करते रहे। तो इसका कारण पहली बात तो ये है कि हम लोग नमक में विश्वास करते हैं कि साहब जिसका नमक खाया है उसी के लिए वफादारी करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी कि इन सैनिकों में क्या था कि राष्ट्रीयता की अवधारणा का विकास नहीं हो पाया था। ठीक है, किसी भी सैनिक ने ये नहीं सोचा कि वो कंपनी में यदि अपनी सेवा दे रहे हैं तो वो भारत के विरोध में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि लोग क्या कर रहे थे, ये भारतीय सैनिक क्या सोच रहे थे कि जिसका नमक खा रहे हैं उसी के लिए अपनी वफादारी निभाएंगे। ठीक है,
अब देखते हैं न्यायिक व्यवस्था। तो न्यायिक व्यवस्था के उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य तो यही है कि भाई जब लड़ाई झगड़ा होगा, मुकदमेबाजी होगी, तो न्यायालय की आवश्यकता है। ठीक है, इसीलिए इसका विकास किया गया। जब हमने देखा था अभी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी इसी के तहत। ठीक है, हमने बात की थी और पॉलिटी के क्वेश्चन में भी इसकी बात की थी हमने। ठीक, आगे अब कॉर्नवालिस ने क्या किया? 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया। इसका मतलब क्या था? ये एक बात इसमें ये याद रखना कि कॉर्नवालिस कोड जो था वो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। यानी कि कलेक्टर साहब जो थे, उन कलेक्टर साहब से न्यायिक शक्तियां ले ली गई, क्योंकि अब तो उन्होंने न्यायालय बना दिया, तो उनको केवल राजस्व संबंधी अधिकार दिए गए। पहले न्यायिक शक्तियां भी उनके पास थी। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ? फौजदारी मामलों में निर्णय हेतु पश्चिमी अवधारणाओं को लागू किया गया। यानी कि जैसे ये था, जिनके तहत क्या था? हत्या के मामले थे। ठीक है, निर्णय किस आधार पर देते थे? कि हत्यारे की भावना क्या थी हत्या करते समय। ठीक है, अब एक व्यवस्था समाप्त कर दी गई कि पहले क्या होता था कि यदि अभिभावक की इच्छा है क्षमा करने की, जो व्यवस्था अभी भी हम देखते हैं कि खाड़ी देशों में बनी हुई है, सऊदी अरब जैसे देशों में, कि यदि अभिभावक की इच्छा है कि जिसने हत्या की है उसको क्षमा कर दें, तो वो प्रवृत्ति जो थी इन्होंने समाप्त कर दी। ठीक है, और ब्रिटिश जो हैं, अब ब्रिटिश जो सर्वोच्च हैं वही सर्वोच्च हो गए, उनका जो कानून है वो सर्वोच्च हो गए। ठीक है, कॉर्नवालिस जो थे, कॉर्नवालिस को अपने न्यायिक सुधारों में विलियम जोन्स का साथ मिला। मतलब इन दोनों ने मिलकर कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आगे अब बेंटिक के समय में क्या हुआ? न्यायिक विचारों पर उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव देखा गया। ये उपयोगितावादी विचारधारा क्या है? यानी कि जिस तरफ आपको देखो, इसको अगर हम सीधे से समझें तो बेंटिक ने क्या किया? दंड विधान को कम किया। ठीक है, और अपराधियों को कोड़े लगवाना बंद कर दिया। देखिए, उपयोगितावादी यानी कि इसने सोचा कि इसका हमारे लिए क्या उपयोग होने वाला है भविष्य में। तो बेंटिक साहब ने भारतीय के उपयोग को ध्यान में रखते हुए क्या किया? कोड़े लगवाना बंद कर दिया। और उन्होंने कहा कि अपराधी को सुधारने के लिए सजा दी जानी चाहिए, बदला लेने के लिए नहीं। ठीक है, बेंटिक ने क्या किया? मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन कर दिया और अदालत में प्रांतीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी, जो केवल अब तक इंग्लिश में प्रयोग हो, इंग्लिश चलती थी केवल। ठीक है, 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत क्या हुआ? पुरानी सदर अदालतें जो थी उनको समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, फिर जो 1935 का अधिनियम आया उसके तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, लेकिन ये तो एक संघीय न्यायालय है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट कौन है? यानी कि हमारी अपील की अंतिम अदालत कौन है? तो वही इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल। ठीक है, आगे अब इसकी विशेषताएं क्या थी? पहली बात, कानून का शासन। ठीक, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब जो शासन होगा वो किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं होगा, बल्कि प्रशासन की जो विधि है उसके तहत संचालित होगा। ठीक है, और कानून के शासन के अंतर्गत क्या हुआ? जनता के अधिकारों की व्याख्या होती है। ठीक है, इसमें क्या? व्यक्ति के सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की गारंटी होती है। लेकिन ये तो थी सारी सैद्धांतिक बातें। व्यवहारिक बात क्या थी? व्यवहारिक बात यह थी कि भारत में कानून का शासन ही नहीं था। क्योंकि क्यों? क्योंकि कानून का शासन तो तब होगा जब कानून बनने में जनता की भागीदारी हो, जबकि यहाँ क्या था कि भारतीय जनता की तो भागीदारी है ही नहीं। सारे कानून किसकी मर्जी से बन रहे? ब्रिटिश शासकों की मर्जी से। यानी कि किसका शासन चल रहा है? तो विदेशी शासकों का शासन चल रहा है ना? तो अंग्रेजों की इच्छा ही कानून है, तो ये कानून का शासन कैसे हो गया? ये तो एक औपनिवेशिक शासन हुआ। ठीक है, अगला दूसरी बात है कानून के समक्ष समानता। तो इस बात को भी आप छोड़ दीजिए कि कानून के समक्ष समानता भी नहीं थी, ये सारी सैद्धांतिक बातें थी कि भाई जाति, धर्म, क्षेत्र, नस्ल या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि अगर हम व्यवहारिक बात देखें तो व्यवहारिक बात ये थी कि इस प्रकार के भेदभाव लागू थे, हमने सेना में अभी पढ़ा जस्ट। ठीक है, और इसी संदर्भ में सबसे बड़ी बात क्या थी? जो रिपन के काल में इल्बर्ट बिल विवाद आया। ये इल्बर्ट बिल क्या था? तो रिपन साहब चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं उनका मुकदमा सुनने का अवसर जिस प्रकार यूरोपियों को दिया जाता है, उसी प्रकार यूरोपियों का मुकदमा सुनने का अधिकार भारतीयों को भी दिया जाए। ठीक है, लेकिन सारे ब्रिटिश जो थे वो एक तरफ हो गए और उन्होंने जो रिपन साहब की बात थी, ये जो इल्बर्ट बिल था, उसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ भी बात समझ में आई कि ये लोग तो केवल सैद्धांतिक बातें करते हैं, जबकि रंग भेद जैसी चीज तो आज भी है। ठीक है, रंग भेद तो अभी भी प्रिविल कर रहा है। ठीक, तो ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली क्या थी कि इस दृष्टि से भेदभावपूर्ण बनी रही। ठीक है,
यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में क्या है कि इस तरह सैद्धांतिक दृष्टि से औपनिवेशिक भारत में कानून का शासन चाहे कहा जा सकता हो। मैंने कहा कि सैद्धांतिक दृष्टि से सब चीजें हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से क्या है, हर चीज भी विद्यमान है, भेदभाव भी विद्यमान है, अंग्रेजों का शासन भी विद्यमान है। ठीक है, तो व्यावहारिक दृष्टि से अंग्रेजों का ही शासन था। ठीक, तो आज हमने प्रेस का विकास, शिक्षा का विकास, या फिर जितने भी आपके ये बिल आए, इन बिल को पढ़ लिया हमने, न्यायिक व्यवस्था, सिविल सेवा, पुलिस सेवा, सैन्य व्यवस्था देख ली। यदि आपको अभी भी लगता है कि कोई टॉपिक छूटा हुआ है, आप में से कोई पीसीएस देने वाले होंगे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक को भी कवर कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।